हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने सुपर प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रिकल का पहला लेकर। जैसे हमने बताया था कि जनवरी फरवरी में यूपीपीसीएल TG2 और जेई का एग्ज़ाम संभावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बेहतर प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल द्वारा प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस लाने का निर्णय लिया गया और हम अल्टरनेट डे कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस सेट लेकर रहेंगे आपके पास। तो आप इससे प्रैक्टिस करिए और इसके साथ साथ आप इसको वर्ड में चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.kumarclassesvns.com पर विजिट करिए। www.kumarclassesvns.com पर आप विजिट करिए। आपको वहाँ वर्ड में भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो फ्री है, आपके लिए बेहतर तैयारी आपकी हो सके। और जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए इंजीनियर सनी पटेल सर का मॉर्निंग में 7 से 9 बेसिक से आपको कराया जा रहा है, लाइव कोर्स कराया जा रहा है। जो क्लासरूम ऑफलाइन चलता है उसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप फ्री में पढ़िए और ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप जो थंबनेल में नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपका समय नष्ट नहीं करते हैं हुए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा आप जरूर नोट कर लेंगे कहीं, और वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आप प्रैक्टिस सेट वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटर को सहायता प्रदान करता है? क्रॉस आर्म, अलम्ब, कंडक्टर, फेस प्लेट या फेस प्लेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ ये है कि पहले ये आपका जो जानना जरूरी है कि भाई ओवरहेड लाइन कैसे जाता है, इंसुलेटर कहाँ लगता है। तो आप देखते होंगे एक पोल माउंट होता है, उस पर एक लोहे की क्या होती है, एंगल टाइप का माउंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म। और उस पर क्या होता है, इंसुलेटर लगा होता है। और इंसुलेटर द्वारा क्या होता है, इसमें कंडक्टर को हम माउंट करते हैं। अब पूरा डिटेल्स आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्या करा, ओवरहेड लाइन जाती है जो इंसुलेटर के थ्रू जाती है, ताकि जो आपका करंट है वो नीचे नहीं उतरे। तो इसमें जो इंसुलेटर लगता है वो कहाँ लगता है, क्रॉस आर्म पर लगता है, अर्थात उसी की बात करता है कौन सहायता प्रदान करता है। तो क्या आंसर होगा आपका ए, क्रॉस आर्म। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः सिनेमा हॉल, नृत्य हॉल और होटल में किस प्रकार की सजावट की जाती है? ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, और ऑप्शन सी है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो इसका होगा आंसर सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेमी डायरेक्ट में देखते होंगे सिनेमा हॉल वगैरह में क्या होता है, बहुत ही कम लाइट होती है। तो क्या किया जाता है कि जो बल्ब के पहले, बल्ब के नीचे साइड में, पीछे साइड में एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है और इसे छत की ओर दिशा दी जाती है। इससे क्या होता है, जो लाइट निकलती है वो छत पर जाती है और वहाँ जो सरफेस होता है वो वाइट रहता है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर आती है वो कमरे में फैलती है। तो इस विधि को सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग मेथड कहते हैं। तो आप इल्यूमिनेशन चैप्टर में इसका पूरा जिक्र है और आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। 7 से 9 आप क्लास करिए, सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो आप प्रैक्टिस पे करिए और बेसिक क्लास भी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
DOL स्टार्टर निम्न में से किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है? कम हॉर्स पावर के, हाई स्पीड वाले, या उच्च हॉर्स पावर वाले, या वेरिएबल स्पीड वाले। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि DOL स्टार्टर जो होता है क्या होता है, कम हॉर्स पावर वाले के लिए होता है, और ये 5 HP तक, अगर HP में पूछे तो 5 HP तक के मोटर को हम क्या कहते हैं, कम हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को बिजली बिल मिलता है, उसकी मासिक खपत कितनी है? 1 2 3 यूनिट है, वह व्यावसायिक यूनिट होगी, किस में होगी? किलोवाट आवर में, किलोवाट में, किलोवाट प्रति घंटा में, या वाट प्रति सेकंड में। देखिए तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमाया गया है कि व्यावसायिक यूनिट है, व्यावसायिक यूनिट हो या घरेलू यूनिट हो, दोनों की क्या होगी? बिजली की इकाई एक ही होगी यूनिट की, तो क्या होगा आंसर हमारा? KWH होता है, जानते हैं आप, क्या होगा? किलोवाट आवर होती है बिजली खपत की यूनिट या इकाई। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक DC सीरीज मोटर में को AC पर चलाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जरूरत से ज़्यादा चिंगारी निकलेगी और खराब क्षमता होगी। ऑप्शन बी, खराब क्षमता होगी। ऑप्शन सी, चिंगारी अधिक होगी लेकिन क्षमता प्रभावित नहीं होगी। और ऑप्शन डी, क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जो एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? स्पार्किंग ज़्यादा होगा, इसके साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? उसका कारण समझिए, जो कि हम जानते हैं आप कि DC मोटर है तो उसके आर्मेचर में आप AC ही सप्लाई देते हैं। अगर मान लीजिए DC सीरीज मोटर है तो क्या होता है, इसमें ये पोल्स हो गया मान लीजिए, और बीच में क्या है, ये आपके आर्मेचर कंडक्टर है, और DC है तो पोल्स में क्या दिए आप DC सप्लाई दिए हैं। मान लीजिए कि यहाँ S बना, यहाँ N बना, तो ये पोल DC है तो क्या DC में क्या होता है, करंट वेरिएबल नहीं करता है, जो कहते हैं वो मान बना रहता है, एक समान रहता है। इसलिए ये N और S पोल जो है नॉर्थ और साउथ, ये अपने पोजीशन पर कायम रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, जबकि AC में चेंज करते रहता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ लगा हुआ है आपको कम्यूटेटर। पहले हमने सप्लाई दिया किसको? ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर को। और कम्यूटेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर आर्मेचर को क्या करता है, DC से AC सप्लाई देता है। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है DC सप्लाई को AC सप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ आपको AC सप्लाई ही आर्मेचर में है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसमें भी एक पोल उत्पन्न होगा, इसमें भी एक पोल उत्पन्न होगा, और जो क्या होगा, AC होगा, इसलिए कभी नॉर्थ बनेगा कभी साउथ बनेगा। तो जब अगर नॉर्थ बनेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, रिपल होगा, और साउथ बनेगा तो इसको अट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा। जब ही अट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा तो वहाँ क्या होगी, चिंगारी निकलेगी। अगर कुछ देर छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपका मोटर जल जाएगा कुछ देर छोड़ने के बाद, लेकिन शुरू में चलेगा खराब एफिशिएंसी के साथ। लेकिन अगर इसके सप्लाई से पहले अगर आप कोई डायोड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो सही चलने लगेगा। तो विशेष रूप से मशीन चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, सुबह 7 बजे से आप बने रहिए लाइव क्लासेज में, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या होगा, स्पार्किंग ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन का अनुसार है। एक ट्रांसफार्मर में 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से क्या है, 4 गुना अधिक है। यदि प्राइमरी की वोल्टेज क्या होगी, 200 वोल्ट है, सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी होगी। आप जानते हैं दोनों क्या होता है, अनुपातिक होता है। यानी अगर हम कहें कि जिस अनुपात में प्राइमरी में है उसी अनुपात में क्या होगा, वोल्टेज भी होगा। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 4 गुना कम है, सेकेंडरी का 4 गुना अधिक है, तो समानुपातिक में बढ़ेगा। N1/N2 इक्वल टू E1/E2 होता है, टर्मिनेशन रेशियो में आप पढ़े होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो प्राइमरी से क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा क्या, वोल्टेज सेकेंडरी में टर्न पर निर्भर करता है। 21 प्रकार का होगा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा।
तो कितना जंग होगा? 800 वोल्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर जो है सिलाई मशीनों में प्रयोग किया जाता है। एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलाई मशीन में कौन सा मोटर प्रयोग होता है। आंसर होगा क्या आपका? यूनिवर्सल मोटर। अब यहाँ लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ तो क्वेश्चन दे दिया गया आपको एक, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? सिलाई मशीन में प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसकी गति डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भाई जब पढ़े हैं हम कि मोटर में मशीन में पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है और सैनी सर भी पढ़ा रहे हैं बेसिक से, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा? यूनिवर्सल सिलाई मोटर जो होता है, यूनिवर्सल मोटर एक कैसा मोटर होता है? एसी और डीसी दोनों पर चलने वाला मोटर होता है, और इसकी फील्ड जो क्या होता है नियंत्रित की जा सकती है। तो किस तरह से की जा सकती है? तो फील्ड टैपिंग, फ्रिक्शन कंट्रोल, फील्ड डाइवर्जन या वायरिंग रेजिस्टेंस लगाकर। तो आंसर क्या होगा आपका? वायरिंग रेजिस्टेंस लगाकर होगा। क्योंकि आप जानते हैं होता क्या है कि मोटर के अगर श्रेणी क्रम में आप पढ़े होंगे सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम में अगर आप एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगाएंगे तो क्या होगा उसका मान? भाई सीरीज में अगर लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से करंट का मान कम हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा, और फ्लक्स का मान कम होते ही स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या होगा आंसर आपको कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर इसका नियंत्रित किया जाता है। आंसर होगा डी, 7 का डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है रिएक्टेंस रिले सामान्यतः किस प्रकार के फेज दोष के लिए उपयोग किया जाता है? शॉर्ट टाइम नहीं, लाइन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको लाइन शॉर्ट लाइन के लिए, मीडियम लाइन के लिए कि लॉन्ग लाइन के लिए, सभी के लिए। अब देखिए शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, मीडियम लाइन क्या है? तो जैसे जान लीजिए, अगर आप 250 किलोमीटर तक अगर कोई लाइन जा रही है तो उसे हम शॉर्ट लाइन कहते हैं। इसके 1000 के तक को हम मीडियम लाइन कहते हैं, और 1000 के ऊपर को लॉन्ग लाइन कहते हैं। तो उसमें अगर कोई फॉल्ट होती है उसको दूर करने के लिए रिले हम लगाते हैं, फॉल्ट से बचने के लिए। तो उस रिले का नाम होता है, जिसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप उससे अच्छा बेहतर से याद कर पाएंगे तीनों को। ठीक है, यहाँ होगा रिलक्टेंस रिले शॉर्ट लाइन के लिए होता है। आप याद रखिएगा एक ट्रिक, क्या होता है? रिम। रिम नाम सुने होंगे आप, पतंग उड़ाते होंगे तो रिम खरीद के लाते होंगे, जो धागा लपेटा होता है उसको देहाती भाषा में रिम कहा जाता है। तो इसी से याद करना है। आर मीन्स क्या होगा? रिएक्टेंस, ठीक है, और आई मीन्स इम्पिडेंस, और एम मीन्स महो। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद करिएगा। रिम शब्द याद रखना है, और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो शॉर्ट के लिए रिएक्टेंस रिले, मीडियम के लिए इम्पिडेंस रिले, और लॉन्ग लाइन के लिए महो रिले। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सूत्र के अनुसार जब भी किसी वाइंडिंग में से चुम्बकीय फ्लक्स बदलता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक हीटिंग के एलिमेंट की तरफ व्यवहार करता है, कि वाइंडिंग के आकार में परिवर्तन आता है, कि वाइंडिंग में प्रतिरोध बढ़ता है, कि वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बक ये सिद्धांत कहता है क्या होगा? एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह स्टूडेंट्स, लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या नेगेटिव प्लेटों की संख्या से क्या होती है? एक ज़्यादा होती है, कि एक कम होती है, कि बराबर होती है, कि कोई नहीं होती है? ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। किस तरह से पूछा जाता है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक अधिक होती है, लेकिन यहाँ पूछा क्या हुआ है? पॉजिटिव प्लेटों की संख्या क्या होगी? जब पॉजिटिव प्लेट की संख्या क्या होगी? एक से कम होगी। नेगेटिव पूछता है तो क्या होता है? एक से अधिक होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, ताकि गलती नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट डालता है। क्वेश्चन जानते हुए जो गलत हो जाता है वो बहुत ही लॉस कराता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हड़बड़ी में मत पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम देते समय। और ये बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है,
ठीक है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर दिए तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, आपका फिर रिजल्ट होने वाला नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं कि थोड़ा सा उसको घुमा कर पूछा जा रहा है ताकि लड़के कन्फ्यूज होकर गलत कर दें। तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, और हिंदी में कभी समझ में नहीं आता है, कभी इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो आप दोनों वर्जन में पढ़ कर ही आंसर दीजिए। टेक्निकल में इस बात को बहुत ध्यान रखना है, निगेटिव से बचना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 कम हो जाएगा, ठीक है। यहीं अगर क्वेश्चन पूछा रहता आपको कि नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से क्या होती है, तो 1 अधिक होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव प्लेटों की संख्या नेगेटिव प्लेटों की संख्या से होती है, क्या होती है, 1 कम होती है। अगर यहाँ इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है कि लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या क्या है, 11 है, या नेगेटिव प्लेटों की संख्या 11 है, तो कुल प्लेटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो कितनी होगी। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव प्लस 11 है तो नेगेटिव प्लेट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 23। इसमें और क्वेश्चन एक आता है कि निम्न में से कौन सा पॉजिटिव प्लेट कभी भी क्या होगा, इवन नंबर में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर में आंसर होगा, ठीक है, कुल प्लेटों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एक 2 पोल की डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग किया गया है, तो इसमें जनरेटर में समानांतर पथों की संख्या कितना होगी। देखिए लैप वाइंडिंग है, तो अब जानते हैं कि लैप में समानांतर की संख्या क्या होती है, एक ट्रिक याद कर लीजिए, लैप पी मतलब पोलों की संख्या के बराबर, लेकिन पोलों की संख्या तो यहाँ 2 है, और उसमें क्या होता है, वेव में हमेशा 2 होता है, ए बराबर क्या होता है 2 होता है, और यहाँ क्या है, पोल 2 है, तो हम लैप है तो क्या होगा, समानांतर पथों की संख्या 2 हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, डुप्लेक्स वाइंडिंग मतलब ये हुआ कि एक खांचे में क्या है, 2 कंडक्टर गया है, तो 2 बात हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 4। डुप्लेक्स होने के कारण क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपको 12 नंबर, निम्न में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, 10 किलो लकड़ी, या 1 किलो एंथ्रासाइट, या 1 किलो पेट्रोल, या 1 किलो यूरेनियम विखंडन। तो क्या होगा, आंसर यूरेनियम विखंडन होगा, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में क्या होता है, अधिक ऊर्जा हमको देता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग हम लोग करते हैं। और एक साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको एक इनडायरेक्ट रूप से पावर प्लांट से, कि किस पावर प्लांट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च सबसे कम होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो होता है हाइडल का 0 होता है, क्योंकि वहाँ पानी तो ढोना ही नहीं पड़ता है। और अगर पूछता है कम किस में होता है, हाइडल का पूछता है तो आंसर 0 होगा। अब कम किसका होगा, तो कम होगा आपको किसका, नाभिकीय पावर प्लांट का, ठीक है था। इसलिए क्या होता है कि यूरेनियम बहुत कम मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, डीसी सीरीज, एसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा डीसी सीरीज का होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ किसका डीसी सीरीज मोटर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो खासकर एलिवेटर या सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव में होता है। लोकोमोटिव्स क्या इसको बोलते हैं, तो जो ट्रेन्स की इंजन को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक इंडक्शन मोटर क्या करती है, 12,000 आरपीएम पर चलती है। तो इसमें पोलों की संख्या गलत टाइप हो गया, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। क्या होगा, पोलों की संख्या क्या होगी, तो पोलों की संख्या बताइए, 6, 7, 4, 12 होगी, क्या होगी। तो आप फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, F बराबर PN = 120, ठीक है। अब यहाँ देखिए P निकालना है, आपका निकालना है P ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100F/N, 120F/N, ठीक है। अब एक
फ्रीक्वेंसी कितनी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 60 है और आरपीएम कितना है आपका 1200 आरपीएम है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 6 पोल। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 पोल। बहुत इजी है। निम्न में से किससे प्रतिरोध नहीं मापा जाता है? ठीक है, ओम मीटर, मैगर, केल्विन डबल ब्रिज और आमीटर। तो ओम मीटर से भी प्रतिरोध मापा जाता है, मैगर से भी मापा जाता है और केल्विन डबल ब्रिज से भी मापा जाता है। आमीटर से धारा मापा जाता है जो कि सर्किट के सीरीज में लगता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है, ध्यान ले लीजिए कि कौन कौन सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि केल्विन डबल ब्रिज से कैसा मापा जाता है। तो ये लो रेजिस्टेंस मापा जाता है जिसकी मात्रा क्या हो बिलो 1 से कम हो और हीट स्टोन ब्रिज से 1 ओम से ज़्यादा मापा जाता है और ओमीटर से समान रूप से मापा जाता है। मैगर से का इंसुलेशन रेजिस्टेंस और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैसा होता है वो ज़्यादा होता है तो 1 मेगा ओम से ज़्यादा होता है जो मैगर से मापा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। आगे और सब प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो भी है। अगर इतना हमारा जो जितना प्रैक्टिस सेट आएगा अगर पूरा बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप बहुत इसमें रट नहीं सकते हैं। तो आप जो सुबह में लाइव क्लास चलाया जा रहा है 7 से 9 उसको आप अटेंड करिए, वहाँ नोट्स भी प्रॉपर आपके बनवाए जा रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि कंसेप्ट पहले पढ़ें इसके बाद प्रैक्टिस करें। और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस अच्छी है, आप इसको बनाइए। और 50 क्वेश्चन का मेरा सेट है, इसमें अगर आपको 35 प्लस या 40 प्लस आ रहा है तो चाहिए ठीक ठाक है, अगर इससे कम है तो मेहनत करने की जरूरत है। और चैप्टर वाइज भी हमारे वेबसाइट पर भी आपके प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है और चैनल पर भी है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। एग्जाम में बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या होगा, पढ़ेगा क्या होगा। भाई देखिए कहीं भी एग्जाम होगा तैयारी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और भी वैकेंसी आने की सूचना है जैसे बिहार से, राजस्थान से, DRDO से। तो आप तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का मेन मूल मंत्र है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखना है। ठीक है, तो आप मेहनत जरूर करिए। ये जान के मत बैठिए कि पता नहीं कब एग्जाम होगा। एग्जाम का एक्चुअल डेट 10 दिन पहले ही आपको मालूम चलेगा, उस समय आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिए, इस कन्फ्यूजन मत रहिए कि पढ़ाई कब होगा, क्या करना है। आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, कन्फ्यूजन मत रखिए दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कितने नंबर तक किए थे अभी हम? हाँ 17 नंबर तक नहीं, नहीं 14 नंबर कर दिए थे, 15 नंबर कर लिए थे। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा मोटर AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है? यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिपल्सन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर। आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो होता है क्या करता है? दोनों पर कार्य करता है। आगे देखिए, एक DC शंट मोटर की गति में क्या होगा जब लोड बढ़ाया जाता है? उसकी गति में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनुपातिक परिवर्तन होगा, मामूली कमी होगी, मामूली वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं DC शंट मोटर में क्या होगा, लिखता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूरेट जो आंसर होगा मामूली कमी होगा इसके स्पीड में, क्योंकि आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसका जो फिगर बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, हल्का कमी आती है उसकी स्पीड में। और मशीन चैप्टर चैनल पे भी लोड है, लाइव भी पढ़ाया जा रहा है, उसको पूरा देखिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, L लंबाई का एक कंडक्टर है, यदि एक चुंबकीय क्षेत्र V में V वेग गति से गति कर रहा है तो प्रेरित EMF क्या होगी? उसका समीकरण सूत्र क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब कंडक्टर घूमेगा तो क्या होगा, VLV होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र घूमता तो क्या होता, L d∅/dt। ठीक है, di/dt होता है, जहाँ माइनस का चिन्ह लगा रहता है जो लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है।
लेकिन यहाँ कंडक्टर घूम रहा है सिर्फ, इसलिए यहाँ समीकरण जो होगा, हालांकि वो VLB दिया ही है, बाकी सब इसी से कंटेंट है, आंसर क्या होगा VLB। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक DC जनरेटर में उत्पन्न EMF सीधे समानुपातिक होता है किसके, फ्लक्स के, पोल के, आर्मेचर गति के, सभी के। तो क्या होगा आंसर, सभी का होगा, क्योंकि जानते हैं आप फार्मूला क्या होता है, E बराबर फाइव ZNP अपॉन 60A। देखिए तो ये क्या है, फ्लक्स के भी समानुपाती है, फाइव के, फाइव फ्लक्स को डिनोट करता है, P जो है पोलों की संख्या को करता है, और N जो है आर्मेचर की स्पीड को करता है। तो जो ये E है तीनों के समानुपाती है, आंसर क्या होगा D होगा। चलिए आगे देखते हैं, चालकता तथा प्रतिरोध में जो संबंध है वहीं परमियंस का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, अब देखिए चालकता क्या करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कंडक्टेंस कहते हैं, उसका अपोजिट प्रतिरोध है। कंडक्टेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा को प्रवाह होने में मदद करता है, जबकि प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, धारा के मान के परिवर्तन का विरोध करता है, जस्ट इसका अपोजिट है। अब यही क्वेश्चन क्या है, परमियंस। तो परमियंस क्या है कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है, चालकता का काम करता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। और इलेक्ट्रेंस क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप कराने का विरोध करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रिलेक्टेंस। ठीक है, आप पढ़े होंगे, मैग्नेट पढ़ाया गया है, आप चैनल पर पढ़िएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, एक DC मोटर में स्थिर हानि 600 वाट है, तो मोटर में अधिकतम दक्षता पर कार्य करने के लिए कुल लॉसेस कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, बनाइएगा अपने से, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब आंसर देखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से, आप जब प्रैक्टिस बनाएं तो देखते समय वीडियो पॉज कर लीजिए, या वेबसाइट पर जाकर वहाँ बनाइए, फिर वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर होगा। आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.kumarclassesvns.com। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वहाँ मटेरियल मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, वो भी फ्री में। तो आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी मोटर की प्राप्त करना है तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हिंदी में कहें तो प्रतिवर्ती क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्थिर हानि और अस्थिर हानि। ठीक है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है स्थिर हानि यानी कांस्टेंट लॉस क्या है, 600 वाट है, कांस्टेंट लॉस कितना है 600 वाट है। तो वेरिएबल लॉस यानी आयरन लॉस 600 वाट है, तो कॉपर लॉस भी क्या होना चाहिए, 600 वाट ही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि स्थिर हानि 600 वाट है, कॉपर लॉस कितना होगा या वेरिएबल लॉस कितना होगा, तो 600 आंसर होता है। लेकिन कह रहा है टोटल लॉस कितना है, तो 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200 वाट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसलिए मैं घुमाया हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम में ये गलती ना करें। आप एक बार बनाएंगे तो इस जो आदत लगी होगी रटने वाला, वो चीज़ खत्म होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अभी यही काम कर रहा है एग्जामिनर भी, कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे रहा है, आप गलत करके आ जाते हैं और यहाँ आप फंस जाते हैं। इस गलती को ना करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। आंसर होगा 1200 वाट। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है। तो क्या होगा 3, 4, 2, 1 क्या होता है बताइए। तो कोई नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग प्रयोग नहीं किया जाता है। वाइंडिंग के बदले क्या किया जाता है, रॉड प्रयोग किया जाता है, जो कि इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है। कोई वाइंडिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है। और आप जानते ही हैं कि बॉडी से इलेक्ट्रिक रूप से कनेक्ट होता नहीं है, ये क्या होता है मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है, इसीलिए इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ये सारा चीज़ जानते हैं आप। लेकिन वहीं जब स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, किसमें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, उसमें क्या होता है कि
टॉर्क बढ़ाने के लिए बाहरी रेजिस्टेंस से हम जोड़ते हैं तो हमको स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है शॉर्ट सर्किट करने के लिए। ऐसा टॉर्क बढ़ाने के लिए किया जाता है और वाइंडिंग वहाँ की जाती है, तो स्लिप रिंग में होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायरल केज में कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या होगा? 0 होगा, आंसर 0। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शॉर्ट सर्किट का परिणाम नहीं है? तो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं आप पहले ये जानना होगा। तो शॉर्ट सर्किट देखिए क्या होता है कि किसी प्रतिरोध के पहले अगर पॉजिटिव यानी फेज और न्यूट्रल आपस में जुड़ जाएं तो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक जितने भी एप्लियंस है इलेक्ट्रिकल वो क्या है? उस कोई ना कोई प्रतिरोध का रूप है, ठीक है, डिस्टेंस का रूप है, जैसे बल्ब है, टीवी है, उस पंखा है। तो उसके पहले अगर देखते होंगे क्या होता है? आपस में शॉर्ट जाता है, गर्मी से पिघल जाता है, साथ साथ बन जाता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया आम चाल भाषा में। तो शॉर्ट सर्किट क्या है? फेज और न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो? इंस्ट्रूमेंट के पहले अर्थात रेजिस्टेंस के पहले आपस में सट जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? आप शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में उच्च धारा प्रवाह होगा, और जब उच्च धारा प्रवाह होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। तो उच्च धारा प्रवाह होगा, ये भी सही है। और उच्च धारा प्रवाह के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान निम्न होना ही चाहिए, तो निम्न प्रतिरोध होगा। अब देखिए ये दोनों जब होगा, अब मान लीजिए कि कोई अंचल भाषा में कोई एक पाइप है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी आप प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। अर्थात यहाँ भी अगर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो जानते हैं कि क्या होगा? H बराबर I स्क्वायर RT होता है, हीट उत्पन्न होगा, करंट का मान बढ़ गया, I स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस का मान कम हुआ, फिर भी I स्क्वायर होने के कारण क्या हो गया? यहाँ बढ़ गया, तो इसलिए हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, और ज़्यादा हीट होने से क्या होगा? आग लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका परिणाम है। लेकिन शून्य धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, शून्य धारा प्रवाह कब होगा? जब सर्किट ऑफ हो जाए। ठीक है, लेकिन सर्किट ऑफ तो हुआ नहीं। सर्किट ऑफ होगा कब? कुछ देर बाद होगा, या तो भाई आपका सर्किट ब्रेकर ऑफ करे या फ्यूज ऑफ करे। लेकिन शॉर्ट सर्किट के परिणाम क्या होता है? उच्च धारा प्रवाह, निम्न प्रतिरोधकता, और इसके चलते आग भी लग जाती है। तो पूछ रहा है कौन सा परिणाम नहीं है? तो शून्य धारा प्रवाह नहीं है। अगर पूछता है कौन प्रवाह परिणाम है तो उच्च धारा प्रवाह होता है, निम्न प्रतिरोधकता होता है और आग का लगना होता है। चलिए आगे देखिए, इनमें से किस मोटर का प्रयोग खदानों तथा विस्फोटक जगहों पर किया जाता है जहाँ पर विस्फोट का खतरा होता है? ना खदानों, जैसे कोयला खदान है, वहाँ कभी आग लग सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो वहाँ खदानों में खासकर किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, एयर मोटर, डीसी सीरीज मोटर। तो एयर मोटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद स्टैंड देखिए क्या होता है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर को डैश से अलग करता है। तो आप जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर में हम क्या करते हैं? वाइंडिंग को स्प्लिट करते हैं। इसलिए स्प्लिट करते हैं एक ही वाइंडिंग को, क्योंकि टॉर्क उत्पन्न करने के लिए आपको 2 वाइंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मोटर को घुमाना है, तो उसके लिए हम स्प्लिट कर दिए। तो एक को क्या कहते हैं? मेन वाइंडिंग, दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग, या मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग भी करते हैं। तो अगर 75% फिर ले लेता है स्पीड तो क्या करते हैं? एक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा, और मेन रनिंग वाइंडिंग पर मोटर चलते रहता है। तो किसको अलग किया? एक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 26 का क्या होगा आंसर? इंडक्शन मोटर में रोटर में कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि बड़ी बड़ी मशीनों में क्या किया जाता है? बड़ी मशीन छोटी मशीन नहीं किया है, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर का मतलब ये हुआ कि समान रूप से जनरली मीडियम साइज का हुआ। अगर यही पूछता है कि बड़ी मशीनों में कैसा प्रयोग होते हैं तो बुश बेयरिंग का आंसर होता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा जिक्र नहीं है, बड़ा छोटा नॉर्मल का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ क्या होगा? बॉल बेयरिंग आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में घर्षण होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम, शून्य, कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब कि उसका हाथ पैर नहीं है, किसी मशीन में हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जिसमें मूविंग पार्ट्स होता है,
जिसमें घूमने वाला कोई पार्ट होता है उसको हम कहते हैं भाई ये क्या है, रोटेटिंग डिवाइस है, और जो जिसमें मूविंग पार्ट कोई नहीं है उसे हम कहते हैं स्टैटिक डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जो मूवमेंट करे, मूविंग करे, इसलिए इसको हम स्टैटिक डिवाइस यानी स्थिर उपकरण कहते हैं, स्थिर मशीन कहते हैं, स्टैटिक मशीन कहते हैं। तो जब स्टैटिक मशीन में क्या होगा, कोई घर्षण नहीं हो, कोई मूविंग नहीं होगा तो घर्षण भी नहीं होगा, इसलिए घर्षण का माना क्या होगा, शून्य होता है। और यही कारण है कि अन्य मशीनों की अपेक्षा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो अधिक होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्यों अधिक होती है, तो भाई यहाँ फ्रिक्शन लॉस शून्य हो जाता है, जबकि अन्य रोटेटिंग जितने भी मशीन है, बाकी रोटेटिंग मशीन है, रोटेटिंग मशीन होगा तो फ्रिक्शन लॉस होगा ही, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कम करेगा एफिशिएंसी को। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग मशीन नहीं होने के कारण फ्रिक्शन लॉस शून्य हो जाता है। यही कारण है कि अन्य मशीनों की अपेक्षा ट्रांसफार्मर की क्या होती है, एफिशिएंसी अधिक होती है। आंसर क्या होगा, शून्य होगा। देखिए इसी तरह क्वेश्चन को इनडायरेक्टली रूप से पूछा जाता है, आप रटेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए और आप बुक से पढ़िए या कहीं से पढ़िए, हमारे चैनल द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे पढ़ाया जा रहा है। सनी इंजीनियर सनी पटेल क्लास ले रहे हैं और भी फ्री में है। आपको ऑफलाइन के लिए तो पैसा लिया जाता है, लेकिन उसी ऑफलाइन को हम ऑनलाइन प्रसारण करते हैं जो कि काफ़ी फ्री है। आप 1-2 क्लास करिए, आपको अच्छा लगेगा, साथ में एक नोट्स बना लीजिए, और समझ कर नोट्स अपने से बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा किसी मार्केट में खरीदने से। आप बहुत सारा पैसा पेड कोर्स के चक्कर में रहते हैं, नोट्स खरीदने के चक्कर में रहते हैं, तो आप समझदार हैं। आप अगर मेहनत करना चाहते हैं, खुद नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल को जल्द ज्वाइन कर लीजिए। सुबह से 7 बजे से 9 बजे लाइव क्लास चलता है, क्लास करिए, नोट्स बनाइए, और आपको बेहतर रूप से तैयारी देखने को मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। बजाय आप पेड कोर्स और नोट्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, मेहनत करें, ठीक है। फ्री में भी पढ़ाई भी हो रही है, बहुत लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो आप इस पर विश्वास करिए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग 12 एम्पियर है और जंक्शन से निकलने वाली 3 रास्ते हैं, तो तीनों का मान क्या है, समान मान के प्रतिरोध हैं, तो किसी एक रास्ते में धारा कितना निकलेगा। अब देखिए इसका हम सर्किट बना दें तो क्या कह रहा है कि इनकमिंग ये है, यहाँ जंक्शन ये है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। और ठीक है, ये 3 रास्ते हैं। अब यहाँ 12 एम्पियर का क्या हो रहा है, आ रहा है करंट, अब निकलेगा 3 रास्ते से, अब तीनों का क्या होगा, रेजिस्टेंस बराबर है, यानी समान मात्रा में धारा निकलेगा, ठीक है। अब 3 रास्ता है, 3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। अगर यहीं अलग अलग मान होता है तो फिर अलग अलग निकलता है, जिसका कम होता है उससे ज़्यादा निकलता है, जिसका अधिक होता है जिससे उससे क्या होता है, कम निकलता है। लेकिन यहाँ समान मान के प्रतिरोध है, इसलिए क्या होगा, 1 से 4 निकलेगा, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, क्योंकि आप जानते पड़े हैं कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 सी। ओम का नियम लागू होता है एसी पर, डीसी पर, दोनों पर, किसी पर नहीं, तो दोनों पर लागू होता है, क्योंकि एसी में भी लागू होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मात्रक क्या है, वाट, वोल्ट, एम्पियर और ओम। तो वोल्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर वोल्टेज को ही कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर किसे कहा जाता है, धारा को, वोल्टेज को, पावर को, तो क्या होगा आंसर, वोल्टेज को। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। उसी तरह किसमें से आवृत्ति नहीं मापी जाती है, मात्रक नहीं आवृत्ति का, हर्ट्ज, टच, साइकिल पर सेकेंड, दोनों है, ठीक है। सीजीएस मात्रक है साइकिल पर सेकेंड, और एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, जिसमें हर्ट्ज ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको कन्फ्यूज मत होइएगा। सीरीज सर्किट के संबंध में कौन सा सही नहीं है, सर्किट के सभी प्रतिरोध का योग क्या होता है, सबसे बड़े प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, बड़ा होता है, ये भी सही है। और सर्किट में धारा बहने का मार्ग सिर्फ एक होता है, ये भी सही है। और सर्किट में लगे प्रतिरोध का चोट सबसे छोटा सा प्रतिरोध होता है, ये गलत है। सर्किट में धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान होता है, सही है। तो सी वाला गलत है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी इंडक्टिव परिपथ में इंडक्टेंस एल क्या हो वो दोगुना कर दिया जाए तो इंडक्टिव परिपथ का इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा।
कितना परिवर्तन होगा, जो कि देखिए क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर 2πfl। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसको दोगुना कर दें। ठीक है, तो ये दोगुना कर देंगे तो पूरा ये भाग क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू होता है, तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तार सबसे मोटाई में अधिक है, 5, 10, 15, 20। तो SWG जानते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज मापने की एक विधि है, जिसमें क्या होता है, सबसे कम नंबर वाला ज़्यादा मोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जाता है, तो आवृत्ति नहीं मापी जाती है, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज मापा जाता है, इसलिए इसको महोमीटर भी कहा जाता है। महो मतलब महोमीटर, महो नहीं, हाँ, एवोमीटर क्या बोलते हैं इसको, एवोमीटर भी कहा जाता है, सॉरी, एम्पियर, वोल्ट और ओम। ठीक है, मल्टीमीटर को इसीलिए ओवोमीटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्रिक है AVO, एवो। ठीक है, तो इसमें आवृत्ति नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति नहीं मापा जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू किसके द्वारा कसे होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बता दें आपको, कन्फ्यूजन नहीं हो। पोल शू कुछ इस टाइप का होता है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये बॉडी है और बॉडी पर अगर पोल माउंट होगा तो बोल्ट द्वारा होगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे कि बॉडी पर पोल माउंट होता है तो बोल्ट से। ठीक है, और ये पोल जब यहाँ ख़त्म होता है उसके अगले भाग को हम पोल शू कहते हैं, जो कि यहाँ क्या होता है, ये काउंटर संक स्क्रू द्वारा बोल्ट होता है, जैसे थ्रेड वाले स्क्रू होता है उसी को हम काउंटर सरा स्क्रू कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पोल शू का कार्य क्या होता है, तो देखिए तो जानते हैं कि आप इस पर वाइंडिंग करते हैं आप। ठीक है, उसको सरकने से रोकता है और इसकी फ्लक्स को क्या करता है, ये स्फीयरिंग करता है, फैलाता भी है। तो दो काम है इसका। तो आगे मशीन में पढ़ाया गया है और लाइव क्लास भी पढ़ाया जा रहा है, नोट्स भी बनाया जा रहा है, पढ़िए उसको। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, HP में, kVA में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपको, किलोवाट होगा, जनरेटर है, और HP में मोटर का किया जाता है, और kVA में अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर का किया जाता है। तो इस ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए 3-4 केबल में न्यूट्रल का रंग होता है, तो क्या होगा, लाल, नीला, काला, हरा। तो नीला होता है, लेकिन 4 कोर का, देखिए 3 कोर केबल है, अगर 4 कोर केबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ चूँकि यहाँ 3 कोर का आ रहा है तो 3 कोर में नीला होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उच्चतम स्तर का इनोवेशन की आवश्यकता होती है, प्रूफ रीडिंग, बेडरूम और वाटर हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा चमक आपको कहाँ चाहिए, इल्यूमिनेशन मतलब क्या होगा, चमक हुआ। तो प्रूफ रीडिंग जो होता है, बारीक रीडिंग, प्रूफ रीडिंग मतलब जो प्रेस होता है, प्रेस में एक काम होता है रीडिंग का, प्रूफ, जिसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। जो आप देखे होंगे प्लेट बनाते हैं उस चीज़ को बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, प्रूफ रीडिंग। निम्न में से किसमें फ्यूज को माउंट किया जाता है, फेज तार, न्यूट्रल तार, अर्थ। तो हमेशा सिर्फ फेज में किया जाता है, दोनों में नहीं किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस में नहीं किया जाना चाहिए, तो न्यूट्रल में कभी नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, 41 नंबर क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आंसर होगा किलो जूल होगा, क्योंकि बल आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब दूरी। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन दूरी का मात्रक मीटर। 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहा जाता है। तो 1 जूल ऑप्शन है, न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन मीटर आंसर होगा। तो आंसर या तो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। बल के स्थापन या न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन बराबर जूल भी कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक आमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उच्च प्रतिरोध के समानांतर क्रम में एक समांतर जोड़ना चाहिए। और चलिए ऑप्शन ना पढ़ लीजिएगा, हम बता रहे हैं कैसे होना चाहिए ये। देखिए होता क्या है कि आमीटर से क्या मापा जाता है, पहले ना ये समझिए। तो आमीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है।
और धारा, अधिक से अधिक धारा मापने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना प्रतिरोध का मान कम होगा उससे अधिक धारा प्रवाह किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस का मान अगर कम नहीं होगा तो धारा प्रवाह कैसे होगा भाई, तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब कह रहा है इसका रेंज बढ़ाना है। रेंज बढ़ाना मतलब इसमें जितना, जैसे मान लीजिए कि कोई आमीटर है, उससे हम 50 एम्पियर करंट को माप सकते हैं। ठीक है, अब हमको 50 एम्पियर से अधिक करंट मापना है तो क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस का मान कम करना पड़ेगा, तब ना इससे अधिक बहेगा धारा। आप चूँकि जानते हैं आप सीरीज और पैरेलल दो सर्किट होता है, तो सीरीज का जो आउटपुट आता है क्या होता है, सीरीज में अगर कोई हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसके परिपथ में बड़े मान से भी बड़ा हो जाता है। अगर बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, और कम हो जाएगा तो क्या होगा, समानांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटे से भी और कम हो जाता है। तो अगर एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दें समानांतर में तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होते ही क्या होगा, करंट का मान अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसमें। तो क्या होगा, निम्न मान के प्रतिरोध क्या होगा, समानांतर में हम जोड़ देंगे। और निम्न मान के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम शंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपसे दे सकता है, देखिए ऑप्शन क्या है, निम्न प्रतिरोध समांतर में जोड़ना चाहिए, बी। आपका निम्न प्रतिरोध के जगह पर कभी कभी दे देता है शंट, एक शंट मान को, क्योंकि निम्न प्रतिरोध का एक अलग नाम दे दिया गया शंट। जैसे कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, हम पपी कहते हैं, है तो कुत्ता है लेकिन छोटे मान का है इसलिए उसको पपी कहते हैं। इसी तरह शंट मान, छोटे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो कभी कभी क्या देता है, शंट दे देता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए शंट क्या है, अरे शंट कुछ नहीं है, निम्न मान के प्रतिरोध को स्पेशली नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर का मान होता है मैक्सिमम यूनिटी लैगिंग 0। तो आंसर 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप पावर फैक्टर में तो जानते हैं कि cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, दोनों एंगल जो होता है क्या होता है, वो पावर फैक्टर का मान होता है। तो पावर फैक्टर जो होता है तो कैपेसिटी में 90 डिग्री का कोण बनता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह 44 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है। अब देखे होंगे आप पावर ट्रायंगल पढ़े होंगे, पावर ट्रायंगल में क्या होता है मैं बता देता हूँ हल्का सा, ऐसी थ्योरी का आपको वीडियो डाला हुआ है, पूरा देखेंगे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पावर ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है, ट्रू पावर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एप्रिएंट पावर होता है, और ये होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इसकी यूनिट पूछा है रिएक्टिव पावर का क्या होगा, kVAR होगा या VAR होगा। आंसर है VAR, छोटी यूनिट VAR होता है, बड़ी यूनिट क्या होता है, kVAR होता है, और यह छोटी यूनिट VA होता है, और ये छोटी यूनिट वाट होता है। तो पूछ रहा है पावर ट्रायंगल में रिएक्टिव पावर जो साइन फाई से व्यक्त करते हैं, तो kVAR या VAR, आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिएगा वीडियो, ऐसी थ्योरी का हमने पढ़ाया है, उसमें काफ़ी ऐसे समझ में आएगा आपको, और लाइव क्लास में भी आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध सेमीकंडक्टर, ट्राइवैलेंट तथा पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई डोपिंग कहते हैं, रिफाइनिंग प्रसारण मिश्रण नहीं कहते हैं। ठीक है, और जीना डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जीना डायोड का प्रयोग आंसर सी होगा, प्रतिरोध धारा तथा स्थिर वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा फेज क्रम सही है, तो RYB सही है। अब जानते हैं फेज क्रम क्या है, RYB है, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, और B मतलब ब्लू। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेज सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बदलने से क्या होगा, तो सारा चीज़ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, चैनल पर प्ले लिस्ट है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। DC सीरीज वाइंडिंग से संबंधित इनमें से क्या सही है, सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, पतले तार अधिक टर्न नहीं, मोटे तार अधिक टर्न नहीं, मोटी तार कम टर्न, हाँ मोटी तार कम टर्न सही है। और शंट में क्या होगा, शंट वाइंडिंग में तो क्या होगा, पतला तार और अधिक टर्न होगा।
49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग सर्च लाइट तथा सिनेमा घर में किया जाता है? नियॉन लैंप, आर्क लैंप, फिलामेंट लैंप। तो आर्क लैंप का होता है। एक कैपेसिटर विरोध करता है किसका? धारा परिवर्तन का, वोल्टेज परिवर्तन का, दोनों का। तो वोल्टेज परिवर्तन का करता है। और इंडक्टर किसका करता है? अगर इंडक्टर पूछता है तो आंसर होता है धारा परिवर्तन का। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेट पूरा कंप्लीट होता है। तो देख लीजिएगा, जिसका अगर 35 प्लस होगा तो ठीक ठाक है, ऐसे 40 प्लस आना चाहिए इसमें मार्क्स, क्योंकि आज के रेट में कंपटीशन बढ़ रहा है। और आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.kumarclassesvns.com, उस पर सारे आपको प्रैक्टिस सेट ये जितने भी हैं उपलब्ध हैं, प्ले लिस्ट में भी है। तो सारा चीज़ दिया जा रहा है आपको, कंप्यूटर से लेकर इलेक्ट्रिकल का। आप पढ़िए, मेहनत करिए, आप जरूर सफल होंगे, यही शुभकामना मेरे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के साथ, के साथ। तब बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू।